बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कौन से होते हैं, क्यों हम एनालिसिस करते हैं, हम रीज़न क्या होती है, वजह क्या होती है कि हम उसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप्स देखी थी कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। आज हमने जो देखनी है, हमने वो देखना है कि फाइनेंशियल रेशियोज़ कौन कौन सी होती हैं और उसे कैलकुलेट कैसे करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है यूज़ ऑफ फाइनेंशियल रेशो। फाइनेंशियल रेशो बेसिकली फाइनेंशियल रेशो होती क्या है? इज एन इंडेक्स दैट रिलेट्स टू अकाउंटिंग नंबर एंड इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग वन नंबर बाय अदर। बेसिकली होता क्या है कि ये एक इंडेक्स होता है जिसमें एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें एक नॉमिनेट होता है, एक डिनोमिनेट होता है। ठीक है, मतलब इसमें कोई फार्मूला होगा, हम एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमें फिर आंसर मिलता है। ठीक है, अब इसमें जो है तो कंपैरिजन क्या होते हैं, दो तरह के कंपैरिजन है, एक इंटरनल कंपैरिजन, दूसरा एक्सटर्नल कंपैरिजन। अब इंटरनल कंपैरिजन में क्या होता है कि हम इंटरनली कंपनी के अंदर ही कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं, या हम कंपनी की परफॉर्मेंस लास्ट ईयर के साथ पिछले 2-3 सालों के साथ कंपेयर करते हैं। एक्सटर्नल कंपैरिजन में क्या होता है, हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को अपने कंपेटिटर के साथ कंपेयर करते हैं और उसके साथ हम जो है इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। ठीक है, अब इसमें जो है एक्सटर्नल कंपैरिजन के लिए जो सोर्स ऑफ इंडस्ट्री रेशो वगैरह हैं, उसके लिए क्या चीज़ें हैं? दिस इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द रेशोज ऑफ वन फर्म विद दोज ऑफ सिमिलर फर्म और विद इंडस्ट्री एवरेज। जैसे मैंने लास्ट में बात की थी, हम पेप्सी का कंपैरिजन कोक के साथ कर सकते हैं, पेप्सी का कंपैरिजन बाटा के साथ या सर्विस के साथ या हायर के साथ नहीं कर सकते। हम सेम इंडस्ट्री में जाते हैं, अगर हमने हायर का कंपैरिजन करना तो हम हायर का डेल के साथ करेंगे, लेनोवो के साथ करेंगे, पेप्सी का हम कोक के साथ करेंगे, किसी और के साथ नहीं कर सकते, हम सेम इंडस्ट्री में रहेंगे। सिमिलरिटी इज़ इम्पोर्टेंट एज वन शुड कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल। अब इसमें एग्जांपल वो दे रहे हैं, एप्पल को कंपेयर एप्पल के साथ करेंगे, एप्पल को बनाना के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों को फीचर और हैं। ठीक है, अब एग्जांपल बता रहे हैं, रॉबर्ट मॉरिस एसोसिएशन जो है, अब ये सर्विस इंडस्ट्री है, अब इसको आप डन एंड ब्रेड स्ट्रीट के साथ कर सकते हैं। अब अलमानस ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेशो, मतलब उस इंडस्ट्री के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सिंपली बता दी है, आप कोक और पेप्सी का कंपेयर करेंगे, उसके साथ आप इसका इंडस्ट्री एवरेज कौन सी लेंगे, आज आप बेवरेज इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, आप हायर और डेल का लेंगे, लिनोवो का लेंगे, तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वाली जो इंडस्ट्री उसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, आप उसी सेम पैटर्न में, जैसे यहाँ पे कहा एप्पल को एप्पल के साथ ही कंपेयर किया जाएगा आपका। अब हमारे पास सबसे पहले जो है रेशोज में सबसे पहले हमारे रेशो है लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, लिक्विडिटी बेसिकली होती क्या है? लिक्विडिटी कहते हैं आप कैश को कितनी जल्दी आप लिक्विड है, आप कैश को कितनी जल्दी से कंज्यूम कर सकते हैं, या चीज़ों को आप कितनी इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब लेस टाइम यू नीड टू कन्वर्ट इनटू कैश मोर लिक्विड डेट एसेट। ठीक है, अगर सपोज कैश हमारे पास मोस्ट लिक्विड है ना, कैश को हम जब चाहें सेम वैल्यू के साथ विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू, अगर 100 रुपये का बिल है हमारे पास तो वो 100 रुपये में चलेगा जब मर्जी हम चलाएंगे। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जब हम उनसे कैश कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जब वैल्यू कम होती है वो लिक्विडिटी भी उनकी अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, लिक्विडिटी में मेजर यही होता है कि आप उसको कितना जल्दी आप उसे कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब लिक्विडिटी रेशो में है शोज अ फर्म एबिलिटी टू कवर इट्स करंट लायबिलिटीज एंड विद इट्स करंट एसेट। इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले जो है आप करंट लायबिलिटीज को किस हद तक आप कवर कर सकते हैं अपनी करंट एसेट से। ठीक है, इसके लिए बेसिकली ये देखना होता है कि आप अपने करंट लायबिलिटीज़ को आप कितना जल्दी या कितनी हद तक आप करंट एसेट से उसको जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पे तो इन्हें करंट लायबिलिटीज़ को आपने करंट एसेट से करना है ना, आपने अकाउंट पेबल को पे करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको उसके लिए कैश चाहिए ना, तो कैश आपका करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी को मीट करने के लिए कैश चाहिए। तो लिक्विडिटी रेशो में मेजर हम जो है डिस्कस करेंगे वो हमारा करंट पोर्शन होगा, करंट लायबिलिटीज एंड करंट
एसेट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी रेशो आ जाती है इसमें, जो है करंट रेशो है हमारी, ठीक है, करंट रेशो है। इसका फार्मूला क्या है, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। हमारे पास दोनों चीजें कहां से हमें मिलेंगी, दोनों की दोनों चीजें हमें बैलेंस शीट से मिलेंगी, ठीक है। बैलेंस शीट्स की ये आइटम है, एसेट्स वाली साइड से हमें टोटल करंट एसेट मिल जाएंगे, जैसे हमें देखेंगे बैलेंस शीट में। उस पर करंट लायबिलिटीज वाली साइड पे हमें टोटल करंट लायबिलिटीज मिल जाएंगी। जैसे अब यहाँ पे है हमारे पास, बैक जाए हम डेटे पे जाते हैं, हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ये लायबिलिटी साइड है, ये बास्केट वॉन्डर की एसेट साइड है। अब देखें कैश, अकाउंट सेबल, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस एंड अक्रूड टैक्स प्री पे, हमारे पास ये टोटल करंट एसेट है। अगर आपको अलग अलग से नहीं गिवन है तो आप इनको सम अप करेंगे सारे करंट एसेट को, तो टोटल करंट एसेट आ जाएंगे। अब चूंकि हमारे पास इन्होंने टोटल दिया हुआ है कितने, 1195 क्या है हमारा, 1195 हमारा करंट एसेट है। अब करंट लायबिलिटी हमारी कितनी है, नोट पेबल, अकाउंट पेबल, अक्रूड टैक्सेस, अदर अक्रूड लायबिलिटीज, इनको सम अप करेंगे, हमारे पास टोटल करंट लायबिलिटी उन्होंने गिवन भी दी हुई है नीचे, ठीक है, 500 हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारी करंट रेशियो हम देख रहे हैं। इसका होता है कि हम लायबिलिटीज को कितना कवर कर सकते हैं अपने करंट एसेट से, जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है, ठीक है। अब इसका देखें, यहाँ पे हमारा आंसर जो आ रहा है, इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ गया 2.39। इसे जब आप लिखते हैं 2.39 लिखते हैं, कि मतलब आप 2.39 बाय 1, आप अगर आपके पास एक लायबिलिटी हो उसको पे करने के लिए आपके पास 2.39 करंट एसेट हैं आपके पास, मतलब कि आपके पास लायबिलिटीज की बजाय 2.39 टाइम्स आपके पास एसेट ज़्यादा पड़े हैं। तो आप ये कह सकते हैं भाई डबल है ना, डबल है तो फिजिबल है, लेकिन यहाँ पे आप डिसाइड नहीं करेंगे। हमने बात की थी पहले, आप अपना पुराना ट्रेंड देखेंगे, पिछले सालों का डेटा देखेंगे कि वो आपका ट्रेंड क्या जा रहा है, उसके साथ फिर आप इंडस्ट्री के साथ या कंपेटिटर के साथ आप कंपेयर करेंगे, लेकिन क्या हमारे में भी पॉसिबल है कि उस इंडस्ट्री में करंट एसेट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो फिर आप डिसाइड यहाँ पे नहीं कर सकते जब तक आपको फर्दर जो है इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल ना हो, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट वो बता रहे हैं, हम 2001 to 3 3 साल का डेटा है। BW का जो हमारी कंपनी जो है 2003 में 2.39 है, 2002 में फिर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये 2003 का डेटा था, फिर आप 2002 का डेटा लेंगे, उसका आंसर 2.26 है, 2001 में 1.9 है, और जो इंडस्ट्री का डेटा है जो सेम तरह की कंपनीज हैं उनका आंसर क्या होता है, 2.15 जो है 2003 का है, 2002 का 2.09 है, 2001 में 2.01 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा 1.9 से 2.2 हुआ, फिर 2.39 हुआ, इसका मतलब है हम इम्प्रूव करें, हमारा बेहतर हो रहा है। अब इंडस्ट्री का लगा लें, वो 2.01 से 2.09 पे गया है, उसके बाद 2.15 पे गया है, मतलब वो भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारी सिचुएशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स कि हमारी जो करंट रेशो है वो इंडस्ट्री की एवरेज से स्ट्रॉन्गर है, बेहतर है, ठीक है। अब ये हमारी करंट रेशो था। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एसिड टेस्ट रेशो, या इसे क्विक रेशो भी कहा जाता है, एसिड टेस्ट रेशो, या इसे क्विक रेशो का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, अब इसको नॉर्मली कहा जाता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब आपके जो क्विक एसेट्स हैं, इसका मतलब जो क्विक है, जिनको आप इजीली आज के आज ही आप उसे कैश में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, वो आपके एसेट्स होते हैं, क्विक एसेट होते हैं। अब क्विक एसेट जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली आपने क्या करना है, जो आपके करंट एसेट्स हैं, इसको मैं CA कर रहा हूँ, CA स्टैंड फॉर करंट एसेट, करंट एसेट्स में से माइनस करेंगे जो इन्वेंट्री है, नॉर्मली कंसीडर किया जाता है, जो आपने इन्वेंट्री को जब कन्वर्ट करते हैं ना कैश में, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर वैल्यू कम भी ना हो तो आपको टाइम लगता है उसको सेल करने के लिए, ठीक है, इसलिए इसको क्विक एसेट्स में कंसीडर नहीं किया जाता है। करंट एसेट में से आप इन्वेंट्री माइनस करेंगे, आपके पास क्विक एसेट आ जाएंगे, ठीक है, उसको आप डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज पे जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है।
अब करंट एसेट आप कितने हैं, 1195 हैं। आपका इन्वेंट्री कितनी थी, इन्वेंट्री किसी बैलेंस शीट में आपको मिल जाएगी करंट एसेट्स में 6960, इसको आपने डिवाइड किया 500 पे, ठीक है। अब कितना आ गया, 1.0 है आपका, ठीक है, 1.01। मतलब कि आपके पास अगर 500 लाइबिलिटीज हैं तो आपके करंट एसेट जो क्विक एसेट है वो भी 500 हैं। $1 के अगेंस्ट $1 आपके पास एसेट है। अगर $1 लाइबिलिटी हो तो उसके अगेंस्ट आपके पास $1 एसेट है, ठीक है। अब इसी को सेम हम जो है कंपेयर करेंगे, 2001 का 1.1 था, 2 का 1.04 था, 2003 में 1.0 है, इंडस्ट्री में 1.25 से 1.23 1.25 हुआ है, मतलब ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। हमारा क्या हुआ है, हमारा 2001 में 1.1 से 1.4 गया, लेकिन इंडस्ट्री का 1.25 था। इंडस्ट्री एवरेज फिर भी स्टेबल है, हमारे चेंज यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है और हमारा कम है, मतलब कि हम इन्वेंट्री को ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री है वो इन्वेंट्री को ज़्यादा स्टोर नहीं कर रहे हैं, उनके करंट एसेट्स में इन्वेंट्री ज़्यादा पोर्शन नहीं है, कैश उनके पास ज़्यादा होता है, ठीक है, कैश इक्विवेलेंट ज़्यादा होते हैं। हमारे पास इन्वेंट्री का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी करंट एसेट उससे स्टेबल आ रही थी। अब यहाँ पे आपको आइडिया हो गया जी, हमारी जो क्विक रेशियो है वो इंडस्ट्री एवरेज की निस्बत वीक है हमारी, ठीक है, क्योंकि हम इन्वेंट्री को ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं। अब ये दोनों का जो था ओवरऑल व्यू है हमारा कि स्ट्रॉन्गली जो हमारी करंट रेशियो है वो स्ट्रॉन्गर है, लेकिन जो हमारी एसेट टेस्ट रेशियो है वो हमारी वीक है, क्योंकि इंडस्ट्री की एवरेज बेहतर होती है, ठीक है। अब इसका ट्रेंड देखें, ट्रेंड भी आपके पास आ रहा है, मतलब जो इंडस्ट्री की करंट रेशियो है वो स्टेबल है, लेकिन हमारी क्या है, ब्लू है ना, हमारी बेहतर है, उससे ऊपर है, हमारा गैप ज़्यादा है। लेकिन जो है एसेट टेस्ट रेशियो देखें, कंपनी जो इंडस्ट्री की एवरेज है वो ऊपर है, हमारे नीचे है, ठीक है। इसका मतलब है हमारी जो है वो रेशियो स्ट्रांग नहीं है। अब द करंट रेशियो फॉर VW हैज़ बीन राइजिंग एट द सेम टाइम एंड एसेट टेस्ट रेशियो इज डिक्लाइनिंग। करंट रेशियो हमारी इंक्रीज कर रही है, जबकि क्विक रेशियो हमारी डिक्लाइन कर रही है। दिस करंट रेशियो फॉर इंडस्ट्री हैज़ बीन राइजिंग स्लोली एट द सेम टाइम, द एसेट टेस्ट रेशियो हैज़ बीन रिलेटिवली स्टेबल, ठीक है। जो हमारी करंट रेशियो है वो इंडस्ट्री की निस्बत हमारी जो है वो राइज कर रही है, लेकिन जो एसेट टेस्ट रेशियो है वो हमारी स्टेबल है, अपने सिर्फ हमारे लेवल तक वो स्टेबल है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा। दिस इंसिडेंट्स इंडिकेट दैट इन्वेंट्रीज आर द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ऑफ द BW। इसका मतलब क्या है, हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, हमें आइडिया हो गया कि हमारा इन्वेंट्री है, ठीक है। अब इन्वेंट्री जो है हमारे पास ज़्यादा पोर्शन में होता है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। हमने इन्वेंट्री को कम करेंगे, ऑटोमेटिक हम जो है स्टेबल कर जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। हमें इससे आइडिया हो गया, ठीक है। इतनी सी दो रेशियो कैलकुलेट करने से हमें ये आइडिया हो गया कि इंडस्ट्री की निस्बत हमारे पास इन्वेंट्री ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट जाते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो है, इसको मैं रेज करता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड नंबर हमारे पास है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये हमारी सेकंड रेशियो है, इसकी मेन क्या है वो उससे कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो। फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो, इसमें सबसे पहले रेशियो हमारे पास है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये फार्मूले डेट टू वाले बहुत इजी होते हैं, ठीक है। मतलब डेट पहले है तो इसका जो बनेगा इसका फार्मूला, डेट पहले तो आप डेट ऊपर आ जाएगा, टू के बाद जो चीज़ है वो नीचे चली जाती है। टू वाला जो भी फार्मूला आएगा आप इसी तरह से उसे करेंगे, ठीक है। टोटल डेट ओवर टोटल इक्विटी आपकी आ जाएगी, इसका फार्मूला ये है। अब ये बताता क्या है, शोज डेट द एक्सटेंड विच द फर्म इज फाइनेंस बाय डेट। इसमें यह बताया जाता है कि आपकी जो फर्म है वो डेट से कितनी फाइनेंस है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आ जाए, ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड है, ऐसे ही सपोज करें एसेट जो 100 है ये भी 100 है, ठीक है। अब वो ये देखते हैं कि लायबिलिटी साइड की ये वाला जो पोर्शन ऊपर वाला है डेट का पोर्शन है, ये टोटल का कितना है। माइट भी पॉसिबल ये 60-40 हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि 40 डेट हो 60 ऑनर इक्विटी हो। तो बेसिकली हम यही देखते हैं इसके अंदर जो हमारा डेट का पोर्शन है टोटल फाइनेंसिंग का वो कितना है, बस हमें इसमें यही आइडिया लगाना होता है, ठीक है। अब इसका डेटा भी हमें कहाँ से मिलेगा, बैलेंस शीट से मिल जाएगा। टोटल इक्विटी जो है इसका मतलब है टोटल लायबिलिटीज टोटल डेट हमारे पास
शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों आ जाएंगे, ठीक है। वो हम करेंगे ऐड, हमारे पास वो कितने हैं, इसमें 1030 है, इसमें करंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म डेट आपके आ जाएंगे। डिवाइड करेंगे इसको किस पे, शेयर होल्डर इक्विटी पे। दोबारा जाते हैं बैक पे। शेयर होल्डर इक्विटी क्या है, हमारे पास बैलेंस शीट में इक्विटी वाला पोर्शन होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये देखें, उसमें कॉमन स्टॉक, पेड इन कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग तीनों चीज़ें आती हैं। वो कितनी है, 1139 है आपकी, 1139। अब ये जो आपका 1030 कैसे आया है, आपके पास करंट लायबिलिटीज 500 हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज आपकी कितनी है, 530 हैं। इन दोनों को सम करेंगे, आपके पास टोटल डेट आ गया आपका, ठीक है। इसे मैं टी डेट कर देता हूँ। टोटल डेट आपका शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इसकी रेशो आ जाएगी हमारी, वो कितनी है यहाँ पे, ये आ गई हमारे पास, ठीक है। ये है 0.90। अब इसका मतलब क्या है, 0.90 है, वो क्या कह रहा है कि आपका जो है अगर एक हो टोटल, तो उसमें जो है 90% जो आपका होता है वो डेट है, ठीक है। जो पोर्शन है आपका 90% आपका डेट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको आइडिया हो जाएगा, 2001 में 81 था, 2002 में 88 है, 2003 में 90 है, एक के अगेंस्ट 90, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास इंडस्ट्री में 1990 एंड 89 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे 2001 से लेके अब तक हमारी बढ़ रही है, हमारा डेट की रेशो जो इक्विटी की निस्बत बढ़ रही है। इसका मतलब है BW हैज़ एवरेज डेट यूटिलाइजेशन रिलेटिव टू द इंडस्ट्री एवरेज। अब जितना इंडस्ट्री का है उतना हमारे पास है, उसका भी 90 है। अब 2002 में 90 है, हमारे पास 88 है, 2001 में 81 था और 89। हम अब जो है स्टेबल हो गए, हमारी जो एवरेज है वो इंडस्ट्री एवरेज के साथ है, हमारा प्रपोर्शन सेम है। अगर तो सपोज करें हमारा यहाँ पे इंडस्ट्री का 90 होता और हमारा 100 होता, या सपोज करें यहाँ पे 70 होता और हमारा यहाँ पे 90 होता, फिर हमारे पास डेट हमारा ज़्यादा होना था, इक्विटी कम होनी थी एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री, जो हमारे लिए अलार्मिंग सिग्नल होना था। अब क्या हमारा जो रेशो है हम उसके इक्वल है, इंडस्ट्री की इक्वल। इससे पहले अगर हम सोचते भाई 1 अगेंस्ट 90 हम डेट ले रहे हैं, हमारे पास तो डेट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये तो सूरत हाल अच्छी नहीं है, हमने आइडिया लगा लेना था ना। लेकिन अब हमें पता चला है कि जो 90 है ये इंडस्ट्री में सेम ट्रेंड चल रहा है, इसलिए हमारे लिए अलार्मिंग पोजीशन नहीं है, हमारे लिए अफोर्डेबल है। उस पर नेक्स्ट जो है हम देखते हैं फाइनेंशियल लीवरेज में हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट, दूसरी है डेट टू टोटल एसेट। हमने डेट को देखना है टोटल एसेट के साथ। फार्मूला इसका वही सेम इजी, डेट ऊपर आ जाएगा और टोटल एसेट आपके नीचे आ जाएंगे। इसमें हमने ये देखना है जो हमारा एसेट्स है उसके अगेंस्ट हमारा डेट कितना है, कि शोज द परसेंटेज ऑफ द फर्म एसेट डेट आर सपोर्टेड बाय फाइनेंसिंग डेट एक्टिविटी, ठीक है। मतलब जो टोटल एसेट हैं आपके वही लेते हैं, ये आपका 100 था, सपोज करें ये 60 है, ये 40 है, ये 100 है। मतलब ये जो आपका 100 है इसमें डेट कितना शामिल है, डेट आपका 60% शामिल है। हमने ये देखना है कि जो आपके एसेट्स हैं वो डेट में से कितना हमने उनके एसेट्स को फाइनेंस किया है, तो वो हम इसमें प्रोपोर्शन चेक करते हैं, ठीक है। अब इसका टोटल डेट हमारे पास थे 1030 थे, 500 शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म 530 थे। अब टोटल एसेट साइड का जो टोटल है हमारा बैलेंस शीट का वो 2169 है। इसको हम डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.47, ठीक है। मतलब जो 0.47 है 100 में से, ये जो है 0.47 जो है हम किससे फाइनेंस कर रहे हैं, डेट से फाइनेंस कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो जस्ट मैंने वैसे आपको शो करने के लिए बताया, एक्चुअल जिस्टिफिकेशन नहीं है वहाँ पे। तो ये हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 0.47 जो है हम अपने एसेट्स को, अगर एसेट हमारे एक हैं उसमें से 0.47 सेंट जो हैं वो हम डेट से ले रहे हैं, ठीक है। बाकी हमारा ऑनर का प्रपोर्शन है। अब हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे, 2001 में 0.45 है, 2 में 0.47 है और 2003 में भी 0.47 है। लेकिन इंडस्ट्री का जो टोटल एसेट, डेट टू टोटल एसेट है वो सेम है 0.47 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, हमारी जो एवरेज है इंडस्ट्री एवरेज के साथ है।
जितना इंडस्ट्री में एसेट को फाइनेंस डेट से किया जा रहा है उसी लेवल पे हम भी करें, हमें ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं है हमने। तो हमें पहले जो है डेट टू इक्विटी भी हमारा इंडस्ट्री के एवरेज के मुताबिक है, तो डेट टू टोटल एसेट भी हमारा एवरेज के मुताबिक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम हो सकती है या हमारी जो है पोजीशन जो है इंडस्ट्री से डिफरेंट हो सकती है। वो नेक्स्ट हमारे पास है टोटल कैपिटलाइजेशन है फार्मूला। टोटल कैपिटलाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं, शो द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट टू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ द फर्म। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म डेट है हम उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का हम इंपॉर्टेंस इसमें देखते हैं। ठीक है, जो टोटल कैपिटलाइजेशन ये हम कैसे फाइंड करते हैं, लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। जब भी कैपिटलाइजेशन का वर्ड आता है ये लॉन्ग टर्म में आपका आता है, इसमें जो है शॉर्ट टर्म हम शामिल नहीं करेंगे। मतलब हमारे पास जो लॉन्ग टर्म डेट हैं उसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है वो उसका प्रपोर्शन क्या है, तो उसमें आपकी फाइनेंसिंग डेट के जरिए से हो सकती है, इक्विटी के जरिए हो सकती है। हम दोनों लॉन्ग टर्म को ऐड अप करेंगे, वो हमारी टोटल कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, उसी टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब टोटल डेट हमारे पास शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म वो दोनों थे, 1030 500 प्लस 530। अब जो लॉन्ग टर्म हमारी कैपिटलाइजेशन है उसमें लॉन्ग टर्म डेट हमारे कितने हैं, 530 हैं। ठीक है, उसमें हम ऐड करते हैं हमारी जो इक्विटी थी, इक्विटी कितनी थी हमारी, वो 1130 थी। आई थिंक हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, हमारी इक्विटी 1139 है, 1139 है। हम ये प्रोपोर्शन देखेंगे। ठीक है, अब ये कितना है 1030, ये हमारा आ गया 2169, इसका हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 0.47। ठीक है, अब 0.47 हमें क्या कह रहा है कि हमने जो कैपिटलाइजेशन की है वो हमारी 0.47 बनती है। अब हम इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे इसको, 2001 में 0.45 है, 2 में 0.47 है, 3 में 0.47 है, इंडस्ट्री की टोटल जो तीनों है वो 0.47 है। अब इंडस्ट्री का डेटा हमें जो है ये जो हमारी प्रोफेशनल्स कंपनीज होती हैं, कुछ जो ऐसे हैं जो हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक है, उसका मुझे क्या नाम है उसका, ब्लूमबर्ग के नाम से, ब्लूमबर्ग जो है एक, वो आपको देता है, वो क्या है, वो आपको इंडस्ट्री एवरेज देता है कि कौन सी इंडस्ट्री कितनी जा रही है। और भी इस तरह के बहुत सारे हैं जो आपके फाइनेंशियल जो है इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है, तो वहाँ से आपको जो इंडस्ट्री एवरेज मिलती है। अब देखिए हमारी जो एवरेज जो है इंडस्ट्री एवरेज के साथ स्टेबल है, हमारी कैपिटलाइजेशन जो है वो इंडस्ट्री एवरेज के साथ है। BW हैज़ एवरेज डेट यूटिलाइजेशन रिलेटिव टू द इंडस्ट्री एवरेज। जितनी हमारी डेट की एवरेज है हमारी जितनी है उतनी ही इंडस्ट्री की है, हम ज़्यादा डेट नहीं ले रहे या हम कम नहीं ले रहे। ठीक है, इसलिए हमारी अलार्मिंग पोजीशन नहीं है ये वाली, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री से नीचे जा रहे हो तब हम इंडस्ट्री से ऊपर हम यूटिलाइज कर रहे हो डेट को, फिर हमारे लिए मसला है। ठीक है, अब इसके बाद सॉरी ये हमने फार्मूला यहाँ पे गलत कर दिया था। टोटल कैपिटलाइजेशन आपकी 1139 ये बनेगी 1169 बनेगी। हाँ जी सॉरी, ये टोटल में गड़बड़ी कर दी मैंने। 9336 5 एंड 6 जी 1169 आपका आंसर इसका आ जाएगा। मैं भी कहूँ ये पीछे वाले की सेम बराबर ही है ये वाली। चलिए खैर, इसका आंसर 0.62 है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के साथ। ठीक है, 0.62 2001 में थी, फिर 62, फिर 62 हमारी कम हुई है। अब इंडस्ट्री क्या है 62 से 61 हुई है और 60 पे गई है। हमने यहाँ पे बड़ा कंट्रोल किया है इसको। ठीक है, डेट को हमने रिड्यूस किया है। अब BW हैज़ हमारी स्टिल जो है इंडस्ट्री के बराबर ही है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अब BW हैज़ एवरेज लॉन्ग टर्म डेट यूटिलाइजेशन रिलेटिव टू द इंडस्ट्री एवरेज। जो हमारी लॉन्ग टर्म डेट यूटिलाइजेशन है, लॉन्ग टर्म जो ये है ना आपकी लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी जो है, ये जो लॉन्ग टर्म डेट यूटिलाइजेशन है ये हमारी इंडस्ट्री की एवरेज के अकॉर्डिंग है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर हमारी यूटिलाइजेशन डेट ज़्यादा हो तो हमारे लिए मसला है, मतलब हम कर्जा ज़्यादा ले रहे होंगे ना, फिर लॉन्ग टर्म जो कर्जा है हमारा वो ज़्यादा है। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, हमारा जो लॉन्ग टर्म कर्जा है वो जो जितना इंडस्ट्री में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है। सपोज कि जो पेप्सी का लॉन्ग टर्म डेट है ना वो कोक के उन दोनों का बराबर है, तो इसलिए हमारे लिए मसला नहीं है। लेकिन अगर हम पहले देखते हैं 0.62 जो है वो डेट ले रहे हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब 50% से भी ज़्यादा है, तो हम सिर्फ इस बेस पे उसको एनालाइज नहीं कर सकते। हम अपना ट्रेंड भी देखेंगे और इंडस्ट्री का ट्रेंड भी देखेंगे, उसके बाद फिर हम फाइनल डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो है हमारी कवरेज रेशो, अब हम फाइनेंशियल लीवरेज रेशो हमारी यहाँ तक थी। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हम किन चीज़ों को कवर कर सकते हैं ना, मतलब हमारे पास जो इंटरेस्ट है उसको हम कितना कवर कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों के साथ हम कवरेज देखेंगे इसकी। अब इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इससे पहले जो थी हमारे पास बैलेंस शीट की आइटम थी, अब हमारे पास जो रेशो थे वो इनकम स्टेटमेंट की भी रेशो साथ ऐड अप हो जाएंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसका फार्मूला क्या होता है, EBIT, जो मैंने पहले इनकम स्टेटमेंट में बताया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, या उस नेट डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट चार्जेस से, मतलब जितने आपके एक्सपेंस है आप उस पे डिवाइड करेंगे उसको, ठीक है। इंडिकेट द फर्म एबिलिटी टू कवर इंटरेस्ट चार्ज, अब हम देखेंगे क्योंकि हमने आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है, ये इनकम स्टेटमेंट है, सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपके माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके पास EBIT आ जाता है। फिर इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट, ये हमारे पास EBT आ जाता है, ठीक है। मतलब हमने ये देखना है कि जो हमारे पास ये पोर्शन है ये इंटरेस्ट को कितना, किस हद तक जो है कवर कर रहा है, क्योंकि इसमें से फिर हमने इंटरेस्ट को माइनस करना होता है ना। तो अब EBIT जो हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट से निकल आएगी वो 210 है, जो इस ये सपोज ये हमारी 210 है, इसके बाद जो 59 हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, फिर हमारे पास ये आता है। अब 59 हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस है, हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3.56, मतलब कि हमारे पास जो EBIT इनकम है ये 3.56 गुना ज़्यादा है, मतलब 3.5 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर हम इसको 100, 100, 200 तक भी ले जाएंगे तब हम इंटरेस्ट को कवर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब $1 इंटरेस्ट के अगेंस्ट हमारे पास $3.56 अवेलेबल हैं इंटरेस्ट को कवर करने के। यहाँ तक पोजीशन क्लियर नहीं है, हमने इसको अपने पिछले सालों के साथ कंपेयर भी करना है और इंडस्ट्री के साथ भी कंपेयर करना है, फिर हम फाइनल डिसाइड करेंगे। 2001 में 10.3 है, 4.3 2002 में है, फिर 3.6। अब देखें 2001 में हमारे पास बहुत स्ट्रांग पोजीशन थी, 2002 में हमारे पास इंटरेस्ट बढ़ गया हमारा, लेकिन इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें 4.6 था, 5.2 था और 5.19 है। यहाँ पे हमें लग रहा था जी 3.5 गुना ज़्यादा, लेकिन इंडस्ट्री का क्या है, इंडस्ट्री के पास ज़्यादा कवरेज स्ट्रॉन्ग है उनकी, उनका हमारा 3.56 है, उनका 5.19 है। इट मीन्स कि BW हैज़ बिलो एवरेज इंडस्ट्री कवरेज रिलेटिव टू इंडस्ट्री एवरेज। जो हमारी रेशियो है वो इंडस्ट्री एवरेज की निस्बत लो है, ठीक है, हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो एक के अगेंस्ट 5.19 उनके पास होता है। एक इंटरेस्ट कवर करने के लिए देखिए ये हमारा ये इंडस्ट्री का है, एक के अगेंस्ट उनके पास कितना है, $5.19 है, हमारे पास एक के अगेंस्ट 3.56 है। तो बेहतर कौन सी, स्ट्रॉन्ग ये वाली हुई ना, ये वीक होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कम्प्लीमेंट क्या बना है, हमारी जो इंटरेस्ट कवरी रेशियो है वो हमारी वीक है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। अब ये इसका ग्राफिकल है, इसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिया है इसमें, ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या है, हमारी जो ये इनकम है ये हमारी कम है, यही अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तब हम इसको ज़्यादा कवर कर सकते हैं ना, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये मिल रहा है कि हमारी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो हमारी कम है। अगर हम अपनी EBIT को स्ट्रॉन्ग कर लें, इसमें हम क्या, हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं या हम सेल को बढ़ा सकते हैं। हम किसी तरह से EBIT को इंक्रीज़ कर लेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली ये जो कवरेज रेशियो है हमारी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है एक्टिविटी रेशियो में है रिसीवेबल टर्नओवर, ठीक है, हमने उसको देखना है। रिसीवेबल टर्नओवर रिसीवेबल टर्नओवर में क्या है कि इसका फार्मूला क्या है हमारा, रिसीवेबल इसका फार्मूला है एनुअल
क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय रिसीवेबल। अगर आपके पास क्रेडिट सेल नहीं है तो आप जो नॉर्मल सेल है उसी को कंसीडर कर लेंगे कि सारी सारी क्रेडिट सेल है, ठीक है। अब ये भी दोनों आप कहाँ से मिलेंगे, ये इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा, ये बैलेंस शीट से मिलेगा आपको। अब जो इन्होंने क्या किया है, क्योंकि हमारे पास जो है क्रेडिट सेल नहीं थी गिवन, इस हमने अपनी सेल को टोटल सेल को क्रेडिट सेल कंसीडर कर लिया, वो 2211 है। इसका रिसीवेबल क्या है, हमारे जो 2003 के रिसीवेबल है 394 है, ठीक है, जो बैलेंस शीट में हमारे पास है। अब इसका आंसर कितना गया, 5.61 है। अब ये जो हमें 5.61 है, हम हमें क्या बता रही है, इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द रिसीवेबल एंड हाउ सक्सेसफुल अ फर्म इज इट्स कलेक्शन, ठीक है। मतलब हमारे क्वालिटी ऑफ कलेक्शन क्या है कि एक साल में हम कितनी बार जो है अपने रिसीवेबल को कलेक्ट करें, ये टाइम्स में आता है आपको, ठीक है। मतलब हम एक साल में 5-5.5 बार अपने रिसीवेबल को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर होगा। इसके बाद हमने इससे रिलेटेड एक और हमने करना है, वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये तो था ना टाइम्स में, अब हमने देखना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब हमारे दिनों में कितना है कि कितने दिनों के बाद हम एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर, ये आपका जो आंसर है, ठीक है। अब एक साल में कितने 365 दिन होते हैं, ऊपर आंसर क्या है आपका 5.61 है, ठीक है। अब ये आपका 65 डेज आ गए, ठीक है। मतलब कि आप हर 65 दिन के बाद अपना रिसीवेबल से पैसे रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला भी, अगर आपने डायरेक्ट फाइंड करना हो एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो आप कैसे देख सकते हैं, डायरेक्टली अगर करना हो इससे किए बगैर, तो आप देखेंगे रिसीवेबल डिवाइड करेंगे एनुअल क्रेडिट सेल, मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, ठीक है। तो आपका आंसर भी सेम आ जाएगा ये वाला, मतलब 394 डिवाइडेड बाय 2211, ये हमारा आ जाएगा 65 डेज। मतलब हम 65 दिन में अपने अकाउंट रिसीवेबल से कलेक्ट कर रहे हैं। अब हम इसी को करेंगे इंडस्ट्री के साथ। 2001 में 83 डेज हैं, फिर 71 है, 65 है, इंडस्ट्री के 69 है, 66 है, 65 है। मतलब क्या है कि हमने 83 से डाउन तो गए हैं लेकिन फिर भी स्टेबल हैं, इंडस्ट्री के साथ हैं। BW हैज़ इम्प्रूव्ड एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब हम पहले 83 डेज में कलेक्ट करते थे, फिर हम 71 डेज में कलेक्ट करने लगे, अब हम 65 डेज में कलेक्ट करने लगे, ठीक है। मतलब जितने कलेक्शन हमारे पीरियड कम होंगे, ये टाइम ज़्यादा होगा बेहतर है, डेज जितने कम होंगे वो हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। मतलब 65 दिनों में हम पहले 83 डेज में कलेक्ट करे थे, अब हम 65 डेज में करें। इट मीन्स कि जो हमने 10-12 दिन हमने कम किए हैं वो हमारे लिए बेहतर है ना, हम जल्दी कैश रिसीव करें। इट मीन्स कि जो हमारी एवरेज है इंडस्ट्री एवरेज की निस्बत हमने इम्प्रूव की है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी है हमारी। उसके बाद हमारी एक्टिविटी रेशो में नेक्स्ट है, ये तो हमने किया रिसीवेबल के साथ किया था, अब हमने पेएबल के साथ भी करना है, ठीक है। मतलब जिनसे हमें पैसे लेने हैं उनको भी तो हमने देखना है ना, ये तो हमने देखे जिनसे हमने पैसे लेने, अब हमने ये भी देखना है जिनको हमने पे करना है, तो उनके मुताबिक क्या सीन है ना हमारा, वो होगा पेएबल टर्नओवर इसका फार्मूला क्या है, एनुअल पेएबल किसका, जिससे हम क्रेडिट परचेजेस करते हैं, ठीक है, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एनुअल पेएबल, ठीक है। ये आपको एनुअल क्रेडिट परचेज जो है, आप अकाउंट पेएबल अकाउंट से आप इसे देख सकते हैं कितना हमने परचेज किया है। अकाउंट पेएबल का अकाउंट आप क्या बनाएंगे, ओपनिंग, ठीक है, इसमें ऐड होती हैं क्रेडिट परचेज, कैश पेमेंट और एंडिंग, ठीक है। अब ये भी अवेलेबल होगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, आप इसको बैलेंसिंग फिगर के साथ से कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में नॉर्मली दिया होगा, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि 1551 जो है अज्यूम किया है वो क्रेडिट परचेजेज हैं आपके, ठीक है। अब ये कितनी क्रेडिट परचेजेज 1551 है, एनुअल पेएबल कितने आपके जो अकाउंट पेएबल है उस साल के आपके अकाउंट पेएबल वो हैं 94, इसका आंसर है 16.5, ठीक है। मतलब 16.5 टाइम्स जो है आप एक साल में 16 बार अपने अकाउंट पेएबल को पे करते हैं।
अब इसके साथ हमारे पास पेएबल टर्नओवर के साथ हमने ये भी देखना है कि पेएबल टर्नओवर इन डेज कितने हैं, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365 को डिवाइड करेंगे पेएबल टर्नओवर पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब वो कितना है 365 डिवाइडेड बाय 16.5 है, ये हमारा आ जाएगा 22.1 डेज। मतलब हम 22 दिनों के बाद अकाउंटेबल को पे कर रहे हैं। अब इसको हम डायरेक्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या होगा वो हमारा अकाउंट पेएबल, मतलब इसका फार्मूला है पेएबल टर्नओवर इन डेज। डायरेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, अकाउंट पेएबल को डिवाइड करेंगे एनुअल क्रेडिट परचेज और इसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 94 ओवर 15 51 मल्टीप्लाई बाई 365 ये आपका आ जाएगा 22.1 डेज, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के साथ, फिर हमें आइडिया होगा। अब 2001 में 43 डेज थे, 43 डेज थे, फिर 25 डेज कर लिए, अब हमने 22 डेज कर लिए। जितना हमारा ज़्यादा होगा उतना बेहतर होता है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, हम इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे। इंडस्ट्री जो है 48 दिन में पे कर रही थी, 2002 में 51 डेज में पे करी है, 2003 में 46 में पे करी है। अब जब इन्वेस्टर देखेगा जी इन्होंने पहले 43 डेज में पे कर से अब हम 25 डेज में पे कर रहे हैं, उसके बाद 22 डेज में पे करें, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतर है क्योंकि उन्हें पता है ये जल्दी हमें पे बैक करें। इंडस्ट्री वाले जो हैं वो ज़्यादा दिन ले रहे हैं, लेकिन ये कंपनी जो है वो कम दिनों में हमें क्लियर कर रही है हमारे पैसे। तो BW इम्प्रूव्ड पेएबल टर्नओवर इन डेज, ठीक है। तो ये गुड, मैंने आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया गुड है, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हम जितना ज़्यादा डिले करेंगे उतना बेहतर होगा। डिले करने का मतलब क्या है, पेमेंट डिले करने का मतलब क्या है, हम उतना कैश जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतर सिचुएशन है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है, हम जो लास्ट इसमें आज के लिए देखेंगे वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो सेल में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब इसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करते जाऊँ, जो हमारे पास इन्वेंट्री है या अकाउंट पेएबल है या अकाउंट रिसीवेबल है, जब डिनोमिनेटर में होते हैं हम इसे कंसीडर करते हैं कि ये एवरेज इन्वेंट्री है, एवरेज अकाउंट पेएबल है या एवरेज अकाउंट रिसीवेबल है। समटाइम जो है कुछ ऑथर जो है एवरेज कंसीडर करते हैं। उसका मतलब क्या होता है, आपका 2 साल का डेटा है 2002 2003, उसमें सपोज करें इन्वेंट्री आपकी है 100 यहाँ है, 200 यहाँ है, ठीक है। अब आपने 2003 के लिए एवरेज इन्वेंट्री लेनी है ना, तो आप क्या करेंगे 200 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, आप उसकी एवरेज ले लेंगे, वो कितनी है 150 है। आप यहाँ पे 150 यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब आप 2 सालों की इन्वेंट्री अकाउंट पेएबल या अकाउंट रिसीवेबल को ऐड करने के बाद उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, अब उससे आप जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में अवेलेबल है, वो है 1599 और जो इन्वेंट्री है हमारे पास वो भी है 696 है। अब ये 2.30, इट मीन्स कि हम अपनी इन्वेंट्री को 2-2.5 गुना ज़्यादा जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमें तो लग रहा है कि बेहतर है कि 2.5 गुना ज़्यादा हम उसको इन्वेंट्री को यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन हम इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है। अब 2001 में 2.64 है, 2.44 है, 2.34 है, हमारी डाउन गई है। बेहतर ज़्यादा होगी तो हमारे लिए बेहतर होगा, हम मतलब इन्वेंट्री को ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। इंडस्ट्री की 3.69 से 3.76 बढ़ी है, फिर 3.45 स्टिल बड़ी कम हुई है लेकिन हमसे ज़्यादा है। मतलब कि BW हैज़ वेरी पुअर इन्वेंट्री टर्नओवर, कि हमारे पास जो है, अब ये यहाँ से लगा लें आप
2.3 हमारी है और जो इंडस्ट्री की है 3.45 है। मतलब वो ऑलमोस्ट 4 गुना इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर रहे हैं, हम जो सिर्फ 2.5 गुना कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ये सिचुएशन बेहतर नहीं, हमारी वीक इन्वेंट्री टर्नओवर जो हमारी रेशियो वो हमारी वीक है। ठीक है, उसके बाद जो है एक्टिविटी रेशियो में एक और आती है, इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं फिर। ठीक है, वो हमारी है टोटल एसेट टर्नओवर। ठीक है, अब हमने टोटल एसेट का टर्नओवर देखना है। अब डेफिनेटली इसका फार्मूला क्या है, नेट सेल्स टर्नओवर इसका सेल्स के साथ होगा। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए इन्वेंट्री को हमने कॉस्ट ऑफ सोल्ड के साथ देखा है। एसेट जो होते हैं वो हम उस रेवेन्यू को देखते हैं ना, तो हम नेट सेल के साथ कंपेयर करेंगे। इसका फार्मूला है नेट सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, कि हम टोटल एसेट के अगेंस्ट उससे कितनी सेल्स हम ले रहे हैं। नेट सेल्स हमारे पास गिवन है 2211। टोटल एसेट बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल 2169 है। आंसर हमारा आ गया 1.02 है। मतलब कि हम एसेट्स को अगर हमारे पास सपोज करें टाइम्स है, ठीक है, मतलब हम 1/1.02 जो है उससे जनरेट कर रहे हैं। सपोज करें मैं कहता हूँ 1.02, आप आपके पास डॉलर एसेट है तो उससे आप जो रेवेन्यू कमा रहे हैं वो 1.02 कमा रहे हैं। ठीक है, मतलब इक्वल है। अब हम ये नहीं कह सकते भी बेहतर है, 100 के अगर एसेट है उससे हम 102 कमा रहे हैं तो बेहतर सिचुएशन है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। हम इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे और अपने पिछले साल का डेटा देखेंगे, फिर हम फाइनल डिसाइड करेंगे कि हमारी जो है ये पोजीशन स्ट्रांग है कि नहीं है। अब देखें 2001 में 1.0 है, 1.3 हुई, फिर 1.2 होगी। इंडस्ट्री की क्या है, इंडस्ट्री ए के अगेंस्ट 1.13 पहले कमा रहे थे, फिर 1.14 है, अब जो है 1.17 कमा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हमारी कितनी है, हमारी 1.02 है और इंडस्ट्री की कितनी है 1.17। मतलब हम एक के अगेंस्ट 1.02 कमा रहे हैं, वो एक एसेट के अगेंस्ट 1.17 कमा रहे हैं। इट मीन्स कि हमारी जो है एसेट टर्नओवर रेशियो हमारी वीक है। हम एसेट को उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे जिस तरह से इंडस्ट्री यूटिलाइज कर रही है। ठीक है, हमारी एफिशिएंसी एसेट्स में नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने जो रेशियोज की हैं उसमें बेसिकली हमने 3 तरह की हैं, लिक्विडिटी, फाइनेंशियल कवरेज और तीसरा जो है हमारा एक्टिविटी रेशियो। ये हमने 3 आज देखी हैं। ठीक है, इसको रिपीट कीजिएगा, इसमें कोई इशू हो, मसला मसाइल हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है जी, ओके जी। ओवरऑल हमने बेसिकली एक बात एंड पर रिपीट करता हूँ जो मेन है, हम कभी भी ये नहीं कह सकते जस्ट 1 साल के डेटे की बेस पे कि हम बेहतर हैं। हमें लग रहा है जी देखना 2.5 गुना ज़्यादा था यहाँ पे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, 2.5 गुना ज़्यादा हम उससे टर्नओवर ले रहे हैं ना। लेकिन जब आप अपने पिछले सालों को कंपेयर नहीं करते, उसके साथ आप इंडस्ट्री के साथ कंपेयर नहीं करते या कंपेटिटर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप अपनी पोजीशन को इवेल्युएट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसका ज़रूरी है कि आप कंपैरिजन करें, और कंपैरिजन भी किसके साथ, एप्पल का कंपैरिजन एप्पल के साथ किया जाएगा, ऑरेंज के साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हम कंपेयर करने के बाद फिर फाइनल डिसीजन ले सकते हैं हमारी ये वीक है कि नहीं वीक। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारी वीक इट मीन्स हमारी जो है एसेट्स हमारे पास, या हमारे एसेट्स हमने बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं, या हमारे पास जो सेल्स है वो कम आ रही है। हम अपनी सेल्स को बढ़ाएं या हम अपनी एसेट्स को कम करें, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट करने की ट्राई करें, ये हमारे लिए ऑप्टिमल हो सकता है। या हम क्या करें, हम जो है सेल्स को बढ़ाएं, हमें इस तरह के फाइनल जो है इसे कंक्लूजन मिल जाएंगे इससे। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ तक है, फिर नेक्स्ट आप रिपीट कीजिएगा, अगर इशू हो तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अल्लाह हाफिज़।